क्या आपने कभी किसी यूट्यूबर को देखा है जो ट्रैवल व्लॉग बनाते हुए धीरे धीरे देश के खिलाफ एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन जाए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली एक लड़की जो यूट्यूब पर ट्रैवल वीडियो बनाकर फॉलोअर्स बटोर रही थी। लेकिन उसी यूट्यूबर की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जाल में पहुंचा दिया। सब कुछ धीरे धीरे और बहुत सफाई से हुआ। ऐसा नहीं था कि एक दिन में कोई बड़ा बदलाव आया, पर जब असलियत खुली तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। शुरू में ज्योति सिर्फ एक क्रिएटर थी। वो इंडिया के अलग अलग कोनों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, फॉलोअर्स से बात करती थी और बताती थी कि कैसे उसने खुद को यूट्यूब से खड़ा किया है। लेकिन यहीं पर वो एक आंख झपकते खेल शुरू हुआ जिसकी कोई भनक तक नहीं थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को युद्ध का नया मैदान बना लिया है और वहीं से उनकी नजर पड़ी ज्योति पर। उसे धीरे धीरे निशाने पर लिया गया, पहले सोशल मीडिया के जरिए, फिर एक व्यक्ति के माध्यम से जिसका नाम था दानिश। लेकिन ये दानिश असल में था एहसान उर रहमान, पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाला एक जासूस जो दिल्ली में ISI का एजेंट बनकर भारत की जड़ों को खोदने में लगा था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई सोशल मीडिया के जरिए, फिर कॉल, फिर मीटिंग्स और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक यूट्यूबर जो देश की कला और संस्कृति को दिखा रही थी, अब उसी देश की फौजी गतिविधियों की जानकारी ISI को भेज रही थी। क्या ये सब पैसों के लिए था या इसके पीछे कोई मानसिक जाल था, कोई इमोशनल ब्लैकमेल? ये सब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन जो सामने आया है वो ये कि ज्योति और दानिश के बीच संबंध सिर्फ डिजिटल नहीं थे, बल्कि उन्होंने बाली तक की यात्रा एक साथ की थी, एक विदेशी जमीन पर, बिना किसी शक के, बिना किसी रोक टोक के। जांच एजेंसियों को शक तब हुआ जब लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों की वीडियो लोकेशंस और एक्सेस पैटर्न सामने आए। एक ट्रैवल व्लॉगर अचानक बॉर्डर एरिया में घूमने लगी थी और उसके कैमरे में वो जोन आने लगे थे जो सामरिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माने जाते हैं। जब राजस्थान के भरतपुर से एक और जासूस कासिम की गिरफ्तारी हुई, तब ज्योति की गतिविधियां दोबारा खंगाली गईं और फिर मिलान हुआ चैट्स, ट्रैवल, बैंक ट्रांजैक्शंस और व्हाट्सएप से जुड़े डेटा का, जिसने इस कहानी को साफ किया। आरोप है कि ज्योति ने ISI को जानकारी देने के बदले न सिर्फ पैसे लिए, बल्कि अपनी पहुंच और व्लॉग्स के जरिए ISI के एजेंडे को भारत में ग्लैमराइज करने की कोशिश भी की। जांच में उसकी डायरी से कोड वर्ड्स, संदिग्ध नंबर, बैंक डिटेल्स और कई ऐसे एविडेंस मिले जिन्होंने इस केस को और गंभीर बना दिया। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रह गई थी, वो अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थी। अब तुम सोचो, एक लड़की जो रोज वीडियो डालती थी, जिसका इंट्रो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल से होता था, वो देश के जवानों की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके बाहर भेज रही थी। क्या तुमने कभी ये सोचा कि सोशल मीडिया इतना खतरनाक भी हो सकता है? क्या अगली बार जब तुम किसी ट्रैवल ब्लॉगर का वीडियो देखोगे तो तुम इस एंगल से भी सोचोगे कि क्या कहीं कोई पर्दे के पीछे एजेंडा तो नहीं? और यही इस कहानी की असल डरावनी सच्चाई है। तुमने सुना होगा कि युद्ध बंदूकों से लड़े जाते हैं, लेकिन आजकल युद्ध मोबाइल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से लड़े जा रहे हैं। पकड़े जाने के बाद जब ज्योति को पूछताछ के लिए लाया गया तो उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो उसने कैमरे पर दिखाई थी। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, 2 खुफिया अधिकारी और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस। सवाल पूछे गए तो वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, जैसे किसी ने किसी प्यादे को बिसात पर गलत चाल चलवा दी हो। उसने पहले कहा कि वो निर्दोष है, फिर कहा कि उससे सिर्फ कंटेंट मांगा गया था, फिर धीरे धीरे उसने स्वीकार किया कि उसे एक दानिश नाम के आदमी ने अपने जाल में फंसाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी कहानी में पेच आने लगे। ISI से जुड़े दानिश के नाम पर ज्योति को पैसे मिलते रहे थे, पेटीएम, क्रिप्टो और कभी कभी सीधे हवाला नेटवर्क से। जांचकर्ताओं को शक हुआ कि यह सिर्फ एक मामूली लड़की का इमोशनल ब्लाइंड फॉल नहीं था, ये कहीं गहरा जाल था जिसमें वो ट्रेनिंग के साथ उतारी गई थी। ज्योति के पास मिले लैपटॉप में रॉ डेटा था, अनएडिटेड वीडियो फाइल्स जो कभी अपलोड ही नहीं की गई। उनमें बॉर्डर पोस्ट्स, सेना के वाहन और ऐसे रास्तों के फुटेज थे जिन्हें आम नागरिक कभी नहीं देख पाते। एक वीडियो में वो कह रही थी,
यहां से आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट सुबह 4 बजे होती है। उस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही थी, पर वीडियो पब्लिक नहीं हुआ था। शायद वो फुटेज भेजे जा रहे थे। सवाल यह था, क्या ज्योति अकेली थी? क्योंकि अब तक 2 और नाम सामने आ चुके थे। एक राजस्थान में, जो सैनिकों से दोस्ती कर उनके फोन से डेटा निकालता था। दूसरा दिल्ली में, जो उच्च आयोग में काम करता था और ज्योति से संपर्क बनाए रखता था। पुलिस को यह भी मिला कि ज्योति को कभी कभी सीक्रेट कोड्स में इंस्ट्रक्शन मिलते थे, जैसे कि नीले पहाड़ के पीछे सुरंग है या फॉग आने के बाद ही दिखाना। यह सब सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन जासूसी की दुनिया में यही असल भाषा होती है। एक दिन पूछताछ के दौरान ज्योति ने चुपचाप एक पंक्ति बोली, मैंने शुरुआत मस्ती में की थी, फिर समझ नहीं आया कि मैं कब उनकी बन गई। इस एक लाइन ने पूरे केस का रुख बदल दिया। एजेंसियों ने उस पर और दबाव डाला और तब उसने बताया कि उसे डिजिटल ट्रेनिंग दी गई थी। डार्क वेब, वीपीएन, एनक्रिप्टेड एप्स, सब कुछ सिखाया गया। उसे बताया गया था कि कैसे इन्फ्लुएंसर बनकर ध्यान हटाना है और कैसे स्क्रीन के पीछे से जासूसी करनी है। अब सवाल यह नहीं था कि ज्योति दोषी है या नहीं, सवाल यह था कि इस जाल में और कितने लोग हैं। क्या भारत में ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया की चमक के पीछे छिपकर कुछ और ही खेल खेल रहे हैं? अब भाई यहां से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर जाएगी। आईएसआई के डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर, बाली ट्रिप की असल वजह और वो सारे गुमनाम यूट्यूब चैनल्स जो असल में निगरानी के लिए बनाए गए हैं। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों ने उसके फोन से निकाला एक अजीब नंबर, एक इंटरनेशनल वर्चुअल नंबर जो सीधे सिंगापुर से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन कॉल्स पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान की सीमाओं के नजदीक एक्टिव सिम्स से रिसीव हो रही थी। उस नंबर से भेजे गए वॉइस मैसेजेस में कभी पंजाबी में बात होती थी, कभी उर्दू, और कई बार वो डायलॉग्स सिर्फ एक शब्दी कोड्स होते, जैसे नीला आकाश, तीसरा मेहमान, चाय तैयार है, जिन्हें समझना आसान नहीं था। लेकिन साइबर टीम ने धीरे धीरे सारे थ्रेड्स जोड़ने शुरू किए। अब तक साफ हो चुका था कि बाली की वो ट्रिप सिर्फ एक हॉलिडे नहीं थी, वो एक ब्रीफिंग जोन था। वहां दानिश के साथ एक और लड़की मौजूद थी, एक अन्य यूट्यूबर जो फिलहाल नेपाल में एक्टिव थी, और उसके चैनल पर बॉर्डर स्टोरीज नाम से एक पूरी सीरीज चल रही थी। बाली में ज्योति को क्या सिखाया गया था, इसकी पुष्टि उसके लैपटॉप में छुपी एक वीडियो रिकॉर्डिंग से हुई। एक क्लासरूम जैसे कमरे में 4 लोग बैठे थे, सबके पास लैपटॉप्स और स्क्रीन पर एक स्लाइड थी, हाउ टू कलेक्ट मिलिट्री सेंसिटिव डेटा यूजिंग ट्रैवल कंटेंट। हाँ, ये सच्चाई थी, एक कोर्स, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल। वो लोग जिनका चेहरा सोशल मीडिया पर हंसते हुए दिखता था, वो अब डिजिटल जंग के सिपाही बन चुके थे। उन्हें बताया गया था कि कैसे कैमरे में गलती से किसी मिलिट्री पोस्ट को कैप्चर करना है, कैसे डिलीट न की गई क्लिप्स को गूगल ड्राइव की फोल्डर्स में शेयर करना है, और सबसे खास कैसे सवालों से बचना है। उस क्लास में ज्योति की आवाज भी आई, अगर कोई पूछे तो बोल देना, ये तो बस बैकग्राउंड में आ गया, इरादा नहीं था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने जब इस मॉड्यूल का ट्रैकिंग शुरू किया तो सामने आए 7 ऐसे यूट्यूब चैनल्स जिनके कंटेंट में आम दर्शक को कोई परेशानी नहीं दिखेगी। पर जब मिलिट्री एनालिस्ट्स ने जांच की तो उन्होंने देखा कि उन वीडियो में खास टाइम स्टैम्प्स पर मौजूद थी मिलिट्री बेस, लोकेशन बोर्ड्स और कभी-कभी तो गार्ड्स की ड्यूटी तक। अब खेल सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं था, अब ये एक पूरा नेटवर्क बन चुका था। एजेंसियों ने इस मिशन का कोड नेम रखा ऑपरेशन ब्लैक विंडो, और उसी के तहत भारत में उन सभी यूट्यूब चैनल्स की निगरानी शुरू हुई जो सीमावर्ती क्षेत्रों में व्लॉग बना रहे थे। लेकिन कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब ज्योति के इंस्टाग्राम डीएमएस से मिला एक नाम, ई ट्रांस ब्रांड वुल्फ। ये अकाउंट कभी रेसिपी शेयर करता था, कभी मोटिवेशनल कोट्स, लेकिन असल में वो एक स्लीपर हैंडलर था जो भारत में मौजूद डिजिटल एजेंट्स को सिग्नल देता था। वो अकाउंट अब डिलीट हो चुका था, लेकिन उस अकाउंट से जुड़े सारे चैट्स ने एक पजल की तरह नेटवर्क को खोलना शुरू किया। अब सवाल सिर्फ इतना था कि यह नेटवर्क भारत के अंदर कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। क्या हमारे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ट्रेंडिंग वीडियोस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बन चुके हैं? और इसी मोड़ पर अब तुमसे एक सवाल है। सोचो, अगर कोई यूट्यूबर बार बार एक ही एंगल से मिलिट्री एरिया दिखा रहा है या किसी बाउंड्री वॉल को कई बार क्लोजअप में ले रहा है,
तो क्या वो सिर्फ क्रिएटिविटी है या कोई कोड? तुम्हारा क्या ख्याल है? जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अगला एपिसोड उसी जवाब से जुड़े पजल को खोलेगा। और हाँ, अगर अब तक तुम इस कहानी से चिपक चुके हो तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो सोचता है कि YouTube सिर्फ टाइम पास है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद ऑपरेशन ब्लैक विंडो के तहत एजेंसियों ने नेपाल बॉर्डर से एक कैमरा कार्ड जब्त किया जिसमें 17 गुप्त वीडियो थे। आर्मी के कैंप, सिग्नल टावर और उन लोकेशनों के क्लोजअप जो भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील हैं। उस कार्ड से साफ हुआ कि ज्योति सिर्फ खुद नहीं बल्कि भारत में फैले एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा थी जिसमें 11 और YouTube चैनल जुड़े हुए थे। सब के सब अलग अलग नामों से, पर काम एक ही था, मिलिट्री डेटा इकट्ठा करना और ISI को भेजना। इनमें से कुछ चैनल्स ने ड्रोन फुटेज, कुछ ने लॉन्ग एक्सपोजर ट्रैवल के नाम पर संदिग्ध जोन कवर किए। ज्योति के बैंक खातों की ट्रेसिंग में 18 लाख से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली जो बिटकॉइन वॉलेट्स से कन्वर्ट हुई थी। ISI के हैंडलर एहसान उर रहमान की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि वो भारत में डिजिटल क्रिएटर्स को नॉन ट्रेसेबल ट्रांसफर के जरिए ट्रेनिंग और पैसा दोनों देता था। अंत में कोर्ट में ज्योति ने गुनाह कबूल किया और बोला, मुझे लगा मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूं, पर मैं एक हथियार बन गई। और यही इस कहानी की सबसे खतरनाक सच्चाई थी। तो भाई, इससे एक बात तो साफ है, आजकल जंग बंदूक से नहीं, कैमरे और कंटेंट से लड़ी जा रही है। और अगली बार जब तुम किसी ट्रैवल व्लॉगर को बॉर्डर के पास देखो तो बस 1 सेकंड रुककर सोच लेना। और अब तुम्हारे लिए एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें लगे कि कोई यूट्यूबर अपने वीडियो में बार बार एक आर्मी यूनिट को दिखा रहा है, तो क्या तुम उसे रिपोर्ट करोगे या नजरअंदाज कर दोगे? जवाब दो नीचे कमेंट में, क्योंकि तुम्हारा जवाब तय करेगा अगली कहानी कौन सी होगी।